मेरे प्यारे सिस्टर, आज की इस वीडियो के माध्यम से एक बार पुनः आप लोगों के बीच आ चुका हूं। मेरे प्यारे सिस्टर, सभी एएनएम परीक्षाओं के लिए एएनएम का वीवीआई क्वेश्चंस का क्लास करवा रहा हूं। आज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट का क्लास लेकर के आए हैं और ये क्लास तीसरा है। तो मेरे प्यारे सिस्टर, जितने भी एएनएम फर्स्ट ईयर के हैं वो तो पढ़ेंगे ही क्योंकि उसके फर्स्ट ईयर में ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एक सब्जेक्ट है और एएनएम सेकेंड ईयर वाला भी देखते रहिएगा। साथ ही जो एएनएम की नौकरी करना चाहती हो, किसी भी राज्य में कहीं पर भी एएनएम का एग्ज़ाम देना चाहती हो या फिर इंटरव्यू देना चाहती हो, तो बिल्कुल रूप से ये क्लास देखिएगा, क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ का ये इम्पोर्टेंट ये क्लास चल रहा है और आपको सारे सब्जेक्ट का क्लास कराएंगे। अभी मिडवाइफरी का 3-4 क्लास ले चुके हैं, तो मिडवाइफरी का जिसका क्लास छूट चुका है, प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट को जाकर के देखिए, वहाँ पर आपको सारे क्लास मिल जाएंगे मिडवाइफरी का। उसके साथ ही लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं। जीके का भी क्लास हम आपको करवा चुके हैं 3-4 क्लास, वो भी देख लीजिए। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का 2 क्लास भी करवाए हैं, वो भी देख लीजिए। प्ले लिस्ट में है सारा का अलग अलग प्ले लिस्ट, आप लोग देखते रहिएगा। कोई डाउट होगा, कोई आपको दिक्कतें होंगे क्लास करने में, तो हमें कमेंट करिएगा, आपको हम बता देंगे। साथ ही मेरे प्यारे सिस्टर, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ से हमसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो, कोई पीडीएफ लेना हो तो वहाँ पर हम डालते रहते हैं, वहाँ से आप लोग ले सकती हो। चलिए, आज विलंब नहीं करेंगे और डायरेक्ट आपको एएनएम की वीवीआई क्वेश्चन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग चैप्टर का शुरू करते हैं। दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चंस पर और आज का जो क्लास स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा। सारे स्टूडेंट बिल्कुल रूप से गौर करके इस वीडियो को देखेंगे, एक एक करके देखेंगे, क्योंकि आज जो क्लास होगा बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला है। और सारे मेरे प्यारे सिस्टर से जानकारी फिर से दे देता हूँ। ये जो क्लास है ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्लास आप लोग देख पा रही हो, और आप लोग के लिए टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे सारे कैंडिडेट पढ़ पाएंगे। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो सारे कैंडिडेट के सब्जेक्ट में जो होते हैं उन लोग का पढ़ा, उसमें एक सब्जेक्ट है ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, तो बिल्कुल रूप से उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही जो एएनएम पास आउट कर चुके हैं उनके लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए, आज मैं क्वेश्चंस का जो लेने वाला हूँ वे क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। 23 से शुरू करते हैं। 23 से पहले शायद सारा क्वेश्चन हो चुका था, जिनका छूट गया है पुनः आप लोग जान लीजिए। यहाँ पर आप लोग चले जाइएगा प्ले लिस्ट में, वहाँ पर बना हुआ है सारा प्ले लिस्ट और पूरी वीडियो वहाँ से देख सकती हो। तो ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आज का मेरा, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के लिए आदर्श रूप से क्या सिफारिश की जाती है। अब इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के लिए आदर्श रूप से अगर आप लोग बात करिएगा तो इसमें क्या सिफारिश किए जाते हैं, तो कम से कम एक बच्चे वाली महिला को इंट्रा यूटेराइन सिफारिश कर सकते हो, या फिर नवविवाहित जोड़ा को, या जननांग पथ के संक्रमण से ग्रस्त महिला को, या फिर असंबद्ध महिला को। किसको यहाँ पर ये सिफारिश कर सकते हो, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कम से कम एक बच्चे वाली जो महिला है उसको आप लोग सिफारिश कर सकते हो, यानी उससे यहाँ पर ये दे सकते हो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही होगा। तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस आप लोग समझ गए होंगे, कम से कम एक बच्चे वाली माँ के लिए यहाँ पर प्रयोग किए जा सकते हैं, उसे सिफारिश कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, 24 MMR का टीका लगभग किस वर्ष की आयु में दिया जाता है। अब MMR की टीका के बारे में पूछ रहे हैं। MMR का टीका लगभग कितने वर्ष की आयु में, किस वर्ष की आयु में दिए जाते हैं। ऑप्शन क्या है, 1.5 से 2.5 महीने, 9 महीने से 15 महीने, 28 दिन तक, या किसी भी उम्र में। तो MMR टीका की बात हो रहा है, तो MMR टीका की अगर आप लोग बात करिएगा तो ये 9 से 15 महीने के बीच के आयु के जो भी यहाँ पर होते हैं उसे आप लोग MMR के टीके दे सकते हो। 9 से 15 महीने के बीच की आयु के जो बच्चे होंगे उसे आप लोग MMR का टीका लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर होगा। MMR का टीका 9 से 15 महीने के बीच का आयु का होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, नवजात मृत्यु दर के लिए अंश की गणना नवजात शिशु की मृत्यु के कितने समय भीतर की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, नवजात मृत्यु दर के लिए अंश की गणना नवजात शिशु के मृत्यु के कितने समय भीतर किए जाते हैं। अब इनके नवजात मृत्यु दर की जो गणना करता है, अब जब बच्चे मर जाते हैं तो कितने समय के अंदर किया जाना है। ऑप्शन है 24 घंटा, 1 सप्ताह के अंदर, 28 दिन के अंदर, 1 वर्ष के अंदर।
चलिए बताइए, आपको नवजात शिशु का मृत्यु जब हो जाते हैं तो उसके कितने घंटे के अंदर इसका अंश की गणना किए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 दिन के अंतर्गत। तो यहाँ पर 28 दिन के अंदर आप लोग को काउंट कर लेना है, काउंट किया जाता है कि नवजात मृत्यु दर के अंश की गणना समय कितना होना चाहिए? 28 दिन के अंदर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से है, गोनेरिया एक अत्यधिक संक्रमण है। अब देखिए, गोनोरिया एक अत्यधिक संक्रामक है। अब ये कौन से संक्रामक है? गोनेरिया कैसे संक्रामक है? आसानी से ठीक हो जाता है, बहुत ही कम होता है, बाहरी प्रजनन अंगों तक सीमित है, बांझपन पैदा कर सकते हैं। तो गोनेरिया एक संक्रमण है जो अत्यधिक संक्रामक है। वो किस टाइप की है? तो इसका राइट आंसर होगा बांझपन पैदा कर सकते हैं। तो गोनेरिया जो संक्रामक है जिसके कारण बांझपन आप लोग समझ सकते हो कि जो जिसके पास कोई भी यानी कि बच्चे नहीं पैदा होते हैं, बच्चे जन्म नहीं होते हैं, उसे गोनेरिया कहते हैं। तो गोनेरिया संक्रामक के कारण बांझपन पैदा हो सकता है, इससे आदमी को बचना चाहिए, गोनेरिया संक्रामक नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी टीका किस साइड दी जाती है? अब देखिए, बीसीजी का टीका आप लोग ट्रेनिंग किए होंगे। बीसीजी का टीका किस साइड दिए जाते हैं? लेफ्ट में कि राइट में, मतलब कहाँ दिए जाते हैं बीसीजी का टीका? तो बीसीजी का टीका की बात करेगा तो लेफ्ट टेल्डोइड में दिया जाता है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट टेल्डोइड में दिए जाते हैं, है ना। तो बीसीजी का ये टीका कहाँ दिए जाते हैं? तो लेफ्ट टेल्डोइड में दिया जाता है। तो इसे याद दे रखेंगे यहाँ पर, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पीएचसी में एक मरीज थक्का जमने के समय के संकेत के साथ आता है। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है। पीएचसी एक सेंटर होता है, आप लोग जानते होंगे। एक मरीज थक्का जमने की समस्या के संकेत के साथ आता है। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को इस समस्या का कारण क्या संदेह है? यानी कि जब किसी मरीज को थक्का यानी कि रक्त थक्का जम जाता है, ऐसा संकेत लेकर के आते हैं, तो नर्स का क्या यहाँ पर संदेह होना चाहिए? आयरन और फोलिक एसिड की कमी, विटामिन के की कमी, विटामिन ई की कमी, विटामिन सी की कमी। कैसा संदेह प्राप्त होगा जब मरीज का रक्त का थक्का यहाँ पर जमने की समस्या का संकेत है? तो इस स्थिति में बात करेंगे तो विटामिन के की कमी महसूस होना चाहिए। किसका कमी? विटामिन के की कमी। तो एक नर्स की किस कारण संदेह होना चाहिए? तो विटामिन के की कमी है, जिसके कारण मरीज थक्का जमने का समस्या का संकेत दे रही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से है, वयस्कों में कंठमाल की सबसे आम जटिलता निम्न में से कौन सी है? अब देखो, वयस्कों में कंठमाल आप लोग समझते होंगे, सबसे आम जटिलता निम्न में से कौन सी है? डायरिया और निमोनिया, ओटिटिस मीडिया और गैल्मेलोनेफ्राइटिस, आर्काइटिस और उफोराइटिस, हेपेटाइटिस और आर्गोस्योयोथ। बताना है आप लोग को वयस्क में जो कंठमाल की सबसे आम जटिलता होती है वो कौन सी जटिलता होती है? तो इसके लिए होता है आर्किटिस और उफोराइटिस। ठीक है, आर्किटिस और उफोराइटिस एक समस्या है, एक आम जटिलता समस्या, जिसके कारण वयस्कों में कंठमाल के सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी खसरे की सबसे आम और जानलेवा जटिलता है? देखिए, निम्नलिखित में कौन सी खसरे की सबसे आम और जानलेवा जटिलता है? डायरिया और निमोनिया, ओटिटिस मीडिया और गैल्मेलोनेफ्राइटिस, आर्काइटिस और उफोराइटिस। बताइए निम्नलिखित में कौन सी खसरे की सबसे आम और जानलेवा जटिलता है? तो खसरे की सबसे आम और जानलेवा जटिलता की बात करेंगे यहाँ से, तो इसका डायरिया और निमोनिया होता है। डायरिया और निमोनिया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी खसरे की सबसे आम और जानलेवा जटिलता है? तो डायरिया और निमोनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से है, सक्रिय तपेदिक का सबसे सकारात्मक प्रमाण क्या है? सक्रिय तपेदिक का सबसे सकारात्मक प्रमाण क्या है? इसके बारे में यहाँ से जानकारी लेना है। तो ऑप्शन है, एक सकारात्मक त्वचा परीक्षण परिणाम, ल्यूकोसाइट की कुल संख्या में वृद्धि, सकारात्मक छाती एक्सरे निष्कर्ष, सकारात्मक थूक संस्कृति निष्कर्ष। तो बताना है आप लोग को सक्रिय तपेदिक का सबसे सकारात्मक प्रमाण क्या है? तो यहाँ से देखेंगे सकारात्मक तपेदिक का सबसे सकारात्मक
प्रमाण, तो सकारात्मक छाती एक्सरे निष्कर्ष, ये इसका सबसे सकारात्मक प्रमाण होते हैं। किसका? तो सक्रिय तपेदिक का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से याद रखेंगे। सक्रिय तपेदिक का सबसे सकारात्मक प्रमाण क्या है? तो सकारात्मक छाती एक्सरे निष्कर्ष। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अलगाव के मामले में क्या उपयोगी है? अलगाव के मामले में, तो अगर अलगाव के मामले में उपयोगी हम लोग देखेंगे तो एक बार ऑप्शन ट्राई करते हैं। डिप्थेरिया और पोलियोमाइलिटिस, कंठमाल और खसरा और हेपेटाइटिस ए, चिकन पॉक्स और टाइफाइड बुखार। तो मेरे प्यारे सिस्टर, अगर आप लोग अलगाव का उपयोग करना चाहते हो तो कंठमाल और खसरा जैसे होगा, इस टाइप की अगर आपको यहाँ पर बीमारियाँ उत्पन्न होती है कंठमाल और खसरा, तो इस स्थिति में अलगाव का आप लोग उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हुआ? सही आंसर। अलगाव के मामले में क्या उपयोगी होंगे? तो कंठमाल और खसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है किसके प्रसार को रोकने के लिए अलगाव उपयोगी नहीं है। अब किस प्रकार का जो यहाँ पर प्रसार है जिसको रोकने के लिए अलगाव का उपयोग नहीं कर सकते हो, जैसे कि खसरा, डिप्थेरिया, चिकन पॉक्स, आंत्र ज्वार। तो ऊपर में ही आपने अभी देख लिया कंठमाल और खसरा के उपयोग के लिए यहाँ पर अलगाव का उपयोग किया जाता है, तो खसरा तो होगा नहीं। और यहाँ पर दोस्तों बात करेगा ऑप्शन से, तो आंत्र ज्वार को प्रयोग को रोकने के लिए आप लोग अलगाव का उपयोग नहीं कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हुआ? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से है, मातृ मृत्यु अनुपात प्रति महिला मृत्यु के रूप में व्यक्त कीजिए। अब मातृ मृत्यु अनुपात कह रहा है व्यक्त करने के लिए किस में? तो प्रति महिला मृत्यु के रूप में। तो कितना ऑप्शन होगा? 1000 जीवित जन्म, 1000 गर्भधारण, 1 लाख जीवित जन्म, 1 लाख गर्भधारण। तो मातृ मृत्यु अनुपात की बात हो रहा है, तो मातृ मृत्यु का अनुपात की अगर बात करोगे प्रति महिला मृत्यु के अनुपात में, तो 1 लाख जीवित जन्म पर यहाँ पर व्यक्त किए जाते हैं। तो यहाँ से याद रखेंगे 1 लाख जीवित जन्म, तब जाकर के आप लोग को पता चलेंगे प्रति महिला मृत्यु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर हुआ। प्यारे सिस्टर, आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा। आप लोग के लिए नया नया क्लास हम लाते रहेंगे, हर सब्जेक्ट का क्लास लाएंगे एक एक करके। अभी धीरे धीरे शुरू किए हैं और सभी एएनएम बहनें को, एएनएम सिस्टर को ये वीडियो शेयर करिएगा जो पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर अब सेकेंड ईयर में हो या फर्स्ट ईयर में या पास आउट है, सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग जो पढ़ाई कर रही हो अभी फर्स्ट ईयर में, उनके एक सब्जेक्ट है, फिर से बता दे रहा हूँ, जो पास आउट है उनको तो जॉब लेना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो अच्छे से पढ़िएगा और इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।